नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज और डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक बेहद जरूरी मसले पर आपसे बात करनी है। इतना जरूरी मसला है कि उस पर वीडियो बनाने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। दरअसल हाल ही में एक बुजुर्गवार का व्हाट्सएप मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि पंडित नेहरू की बेटी यानी इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री बन गई, पर सरदार पटेल के बच्चे अंधेरे में कहीं खो गए। इसको पढ़कर बड़ी हैरानी हुई, गुस्सा आया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जिन सरदार पटेल ने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके बच्चों को इस देश ने या कांग्रेस पार्टी ने याद नहीं रखा, वे अंधेरे में खो गए? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आमतौर पर लोगों को इस तरह के व्हाट्सएप मिलते हैं तो वो फॉरवर्ड कर देते हैं बिना कुछ जाने, बिना उसकी तस्दीक किए। उनके अंदर एक गुस्सा होता है और वो गुस्सा किसी खास शख्स, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के खिलाफ भड़कता है। कुछ गुस्सा हमें भी आया, पर इतिहास का विद्यार्थी हूं इसलिए सोचा कि जरा किताबें पलट लें, जान लें कि क्या हुआ था। ये तो हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी। वो कब बनी, कैसे बनी, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले जान लें कि सरदार पटेल के बच्चों का क्या हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के दो बच्चे थे, मणिबेन पटेल यानी बेटी और डाया भाई पटेल यानी उनके बेटे। सबसे पहले बात करते हैं मणिबेन पटेल की। मणिबेन पटेल जो लगातार सरदार पटेल के साथ साये की तरह लगी रहती थी। वो बारदोली का जो आंदोलन हुआ था सरदार पटेल के नेतृत्व में 1928 में, वहां पर भी एक युवती जिसने 1925 में ग्रेजुएशन किया था, मणिबेन पटेल शामिल थी। उसके बाद लगातार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रही। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय भी वो उस आंदोलन में शामिल रही, जेल गई। सरदार पटेल के साथ साये की तरह लगी रहती थी मणिबेन पटेल, कुछ वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी पंडित नेहरू के साथ रहती थी। मणिबेन पटेल आजादी के बाद जो तमाम रियासतों को एकजुट करने की कोशिश में सरदार पटेल रात दिन लगे थे, उन तनाव भरे दिनों में भी वो उनके साथ थी। और 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। इसके बाद क्या हुआ? बुजुर्गवार चचा की माने तो उनके बच्चे यानी मणिबेन पटेल तो अंधेरे में चली गई। लेकिन इतिहास कुछ और बताता है। जब किताबें पलटी, आर्काइव देखा तो पता चला कि मणिबेन पटेल तो 1952 का जो पहला लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस की प्रत्याशी थी खेड़ा से, और वे लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से जीती। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था, जाहिर है पंडित नेहरू की ये इच्छा ही रही होगी। फिर 57 में वे आनंद से चुनाव जीती, फिर लोकसभा में गई लगातार दूसरी बार। फिर 62 में पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया, इस बार वो चुनाव हार गई। फिर क्या हुआ? चुनाव हारने के बाद शायद पंडित नेहरू को लगा हो कि सरदार पटेल की बेटी को रहना चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में। तो 1964 में मणिबेन पटेल को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया। इसके बाद कहानी तेजी से बढ़ती है। कांग्रेस में आने वाले दिनों में जो विभाजन होते हैं वो एक अलग कथा है, लेकिन मणिबेन पटेल तब कांग्रेस संगठन के साथ चली जाती है। 1973 में वो साबरकाठा लोकसभा का उपचुनाव लड़ती हैं कांग्रेस संगठन की ओर से, और इस बार वो चुनाव जीत जाती है। फिर 77 में जनता पार्टी का प्रयोग होता है, वो जनता पार्टी में चली जाती हैं और फिर चुनाव जीत जाती है। यानी अगर आप देखें तो लगातार अरसे तक संसद में रहती हैं, उनके अंधेरे में खोने का कोई सवाल ही नहीं है। वो गुजरात में कांग्रेस की सचिव और उपाध्यक्ष भी रहती है। यानी मणिबेन पटेल
सरदार पटेल की विरासत को लेकर लगातार कांग्रेस के शीर्ष पदों पर रही और संसद में भी प्रतिनिधित्व करती रही। अब आइए बात करते हैं उनके बेटे डाया भाई पटेल की। डाया भाई पटेल 1939 में ही, यानी आजादी के 8 साल पहले चुन लिए जाते हैं। जो मुंबई महापालिका है उसके सदस्य बतौर चुन लिए जाते हैं और वहां वो 18 साल रहते हैं। 6 साल तो जो कांग्रेस पार्षदों का दल है उसके वो नेता भी रहते हैं और 1954 में वे मुंबई के महापौर यानी मेयर बनते हैं। जाहिर है डाया भाई पटेल भी कहीं से अंधेरे में नहीं थे। डाया भाई पटेल जब गुजरात का आंदोलन शुरू हुआ और गुजरात जनता महापरिषद बनी तो वो उसके करीब चले गए, बल्कि उसमें चले ही गए। लेकिन 1957 का जो लोकसभा चुनाव था उनसे कहा गया कि आप चुनाव लड़िए कांग्रेस के खिलाफ। उन्होंने इनकार कर दिया। शायद वो जानते थे कि अपने पिता की जो विरासत है कांग्रेस पार्टी की उसके सामने वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। बहरहाल 1958 में उन्हें भी राज्यसभा परिषद के उम्मीदवार बतौर भेज दिया गया। बाद में वो चले गए स्वतंत्र पार्टी में और 3 बार वो कुल मिला के राज्यसभा के सदस्य रहे। 1973 में उनका निधन हुआ। यानी न सरदार पटेल की बेटी और न सरदार पटेल के बेटे दोनों ही अंधेरे में गुम नहीं हुए। दोनों संसद में रहे और काफी समय ऐसा भी था कि जब बहन और भाई दोनों ही संसद में रहे। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की। नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, वो भी जैसे मणिबेन सरदार पटेल के साथ रहती थी, वो भी अपने पिता को मदद करती थी, उनके साथ रहती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस व्हाट्सएप की हम चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत तेजी से घुमाया जाता है, उससे उलट है कथा। नेहरू जी के वंशवाद का यह नतीजा था कि नेहरू जी के जीते जी इंदिरा गांधी मंत्री वगैरह तो छोड़ दीजिए, सांसद भी नहीं बन पाई। यानी उन्हें संसद का मुंह ही नहीं देखने दिया पंडित नेहरू ने। जब तक नेहरू जी जीवित रहे, इंदिरा गांधी राजनीति में, संसद में खास तौर पर वो नहीं रही। जब 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का देहावसान हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और लाल बहादुर शास्त्री ने, जो प्रधानमंत्री बने नेहरू जी के बाद, उन्होंने इंदिरा गांधी को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया अपनी कैबिनेट में। तो इस तरह से इंदिरा गांधी की राजनीति की शुरुआत हुई, संसदीय राजनीति की। नेहरू जी के समय वो संसद में नहीं जा पाई थी। तो जब नेहरू जी पर वंशवाद का आरोप लगता है तो यह तथ्य बड़ी आसानी से भुला दिया जाता है। सवाल है कि ऐसा किया क्यों जाता है? सरदार पटेल और नेहरू के बीच बार बार ये मनभेद या एक दूसरे के खिलाफ थे, ये माहौल बनाने की कोशिश सोशल मीडिया से क्यों की जाती है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद हमारी आजादी के आंदोलन को बदनाम करने की है। खास तौर पर जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, यानी इस अफवाहबाजी में। हकीकत यह है कि गांधी के 2 जो परम शिष्य थे, सरदार पटेल और पंडित नेहरू, इन्होंने ही इस आधुनिक भारत को एक तरह से स्वरूप दिया। सरदार पटेल की दृढ़ता और पंडित नेहरू की दूरदर्शिता, इनका जो सम्मिलन था, इसने इस आधुनिक लोकतांत्रिक और सेकुलर भारत की नींव रखी। ये गांधी जी का सपना था जिसे ये दोनों ही पूरा कर रहे थे। और जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो वो बताना चाहते हैं कि दरअसल जो नेहरू चाहते थे वो सरदार पटेल नहीं चाहते थे, और जो सरदार पटेल चाहते थे वो नेहरू नहीं चाहते थे। हैरानी तो इस बात की है कि खुद इस देश के प्रधानमंत्री, जो सरदार पटेल को बहुत इज्जत देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके लिए, उन्होंने भी पंडित नेहरू पर एक झूठा इल्जाम लगाया सरदार पटेल को लेकर।
जी हाँ, उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के निधन के बाद पंडित नेहरू उसमें शामिल नहीं हुए, यानी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। कौन यकीन कर सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। यह अलग बात है कि जब पुराने अखबार टटोले गए, उस समय का आर्काइव देखा गया, तो पता चला कि यह बात पूरी तरह झूठी है। यानी इस देश के प्रधानमंत्री ने भी पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच मनभेद को बताने के लिए झूठे किस्से गढ़े या फिर झूठे किस्सों को प्रचारित किया। शायद वो जिस परंपरा से आए हैं उसमें ऐसे झूठ इस कदर शामिल हैं कि इस उम्र में भी लोग उनको सच मान लेते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत एक पत्र में दर्ज है, जो मैं आज आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह पत्र सरदार पटेल के पत्रों का जो संग्रह है, जो नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद से प्रकाशित है, उसके पेज नंबर 183 पर है। इस जो मेरे पास है भी, ये मैं आपको अभी दिखा सकता हूं। ये खंड 1 है, हालांकि आपको अक्षर उल्टे नजर आ रहे होंगे क्योंकि कैमरा है। तो खंड 1 के पेज नंबर 183 में जो खत है वो सुनिए। दरअसल 1 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने पत्र लिखकर सरदार पटेल से आग्रह किया कि वो उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो। हालांकि नेहरू जी ने लिखा कि यह महज औपचारिकता है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को यह करना पड़ता है तो मैं कर रहा हूं। इसका जवाब 3 अगस्त 1947 को सरदार पटेल ने दिया। सरदार पटेल लिखते हैं अपने जवाब में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि दरअसल दोनों के बीच किस तरह के रिश्ते थे। सरदार पटेल लिखते हैं, आपके 1 अगस्त के पत्र के लिए धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम रहा है तथा लगभग 30 वर्ष की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी जीवन के लिए आपके अधीन रहेंगी। आपको इस ध्येय की सिद्धि के लिए मेरी शुद्ध और संपूर्ण वफादारी और निष्ठा प्राप्त होगी, जिसके आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के अन्य किसी पुरुष ने नहीं किया। हमारा सम्मिलन और संयोजन अटूट और अखंड है और उसी में हमारी शक्ति निहित है। आपने अपने पत्र में मेरे लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। हमारा सम्मिलन अटूट है, ये सरदार पटेल कह रहे हैं नेहरू के प्रति, और ये भी कह रहे हैं कि मेरी वफादारी, आपके प्रति जो मेरी निष्ठा है वो असंदिग्ध है। सरदार पटेल दरअसल गांधी जी के द्वारा नियुक्त किए गए अपने उत्तराधिकारी यानी पंडित नेहरू के प्रति कोई दुराव रख ही नहीं सकते थे। लेकिन जिन लोगों पर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया, आरएसएस पर, जिनके बारे में कहा कि ये लोग ऐसा देश में माहौल बना रहे थे जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई, महात्मा गांधी की हत्या हुई तो आरएसएस वालों ने मिठाई बांटी, ये सरदार पटेल ने लिखा है, अपनी चिट्ठी में लिखा है, और उनके पास गृह मंत्रालय था, उनके पास सारी सूचनाएं थी। उन सरदार पटेल को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने का, पंडित नेहरू के खिलाफ खड़ा करने का एक षड्यंत्र चलता है, और उसके लिए जो आईटी सेल है वो रात दिन काम करते हैं। अफसोस कि तमाम ऐसे लोग इस पर विश्वास करते हैं, उनके पास जब व्हाट्सएप आता है तो बिना सोचे समझे वो बढ़ा देते हैं, बिना जाने कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत धार्मिक लोग होते हैं, दिन रात पूजा पाठ करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन जब व्हाट्सएप आता है तो बढ़ा देते हैं। वो नहीं जानते कि झूठ बोलने से बड़ा पाप कोई नहीं है, और धर्म सत्य के साथ चलने में है। दरअसल सत्य ही धर्म है और सत्य ही सनातन है, क्योंकि मनुष्य की जो पूरी यात्रा है अब तक की, वो सत्य की खोज की ही यात्रा है। असतोमा सदगमय, असत्य से सत्य की ओर जाना, यही सभ्यता का अब तक का जो निचोड़ है उसे हम कह सकते हैं। लेकिन आज जो आधुनिक तकनीक है, आईटी सेल है, वो टेक्नोलॉजी के जरिए आपके हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है उसमें झूठ परोसता है, और हम जो
तमाम धार्मिक लोग हैं वो उसको बढ़ा देते हैं बिना ये जाने कि ये क्यों है। वो शिकार बनते हैं, उन्हें झूठ का शिकार बनाया जाता है ताकि कुछ सच्चे लोग बदनाम हो सकें। मेरा ख्याल है कि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आगे से आप ये गलती मत कीजिएगा। कोशिश करिएगा कि जो आपको मिलता है उसकी पड़ताल करें, और अगर कोई वीडियो, कोई ऐसी जानकारी किसी के खिलाफ आपके मन में गुस्सा भर रहा है, किसी समुदाय के खिलाफ आपके मन में नफरत पैदा कर रहा है, तो जरूर जानिए कि इसके पीछे मकसद गलत है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। डॉक्टर पंकज स्पीक्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लेकिन जाने के पहले आज आपको सरदार पटेल के भाषण का एक हिस्सा सुनाता हूं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि सरदार पटेल क्या चाहते थे और आज सरदार पटेल की जो बड़ी बड़ी मूर्त बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और दोनों में कितना बड़ा फर्क है। नमस्कार। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है, और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा, और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हमें निश्चय करना चाहिए। जितना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक बाप के, एक माँ बाप के फर्जंद है। इस प्रकार हम रहना चाहिए।